पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। हरीश रावत जी उत्तराखंड के वरिष्ठतम राजनेताओं में से एक हैं। आपसे हम चर्चा करेंगे क्योंकि आप कुछ बोलते हैं तो वो कहीं न कहीं राजनीतिक उनके बयान सुर्खियाँ बटोरती हैं। सबसे पहले मेरा सवाल सर आपसे यही है कि आपदा को लेकर जो अपेक्षा आप लोगों ने की थी, जिस अमाउंट की, वो तो ख़ैर नहीं मिला तात्कालिक राशि के रूप में 1200 करोड़ हालाँकि मिले हैं। उसमें से कुछ पैसे आ भी गए हैं विभाग के पास। आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन भी है, सेवा पखवाड़ा भी शुरू हो रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, अब आपदा का एक नया फेज प्रारंभ हो गया। जो देहरादून में देखा है कल, मतलब परसों की मध्य रात्रि और कल प्रातः जो है, और बड़ी बर्बादी, बड़ी तबाही हुई है चारों तरफ। और इस समय जो तबाही हुई है वो राज्य के मैदानी क्षेत्रों में, अर्ध मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा हुई है। और वो तबाही का कारण जो है, जो हमारे गदेरे थे, गाड़ें थी या छोटी नदियां थी, वो नदियों में जो उफान आया और अत्यधिक बारिश आदि से उसने सारे शहरी सिस्टम को फेल कर दिया और बहुत नुकसान पहुंचाया। तो मरने वालों की संख्या भी बहुत है और साथ साथ जो है व्यापकता बहुत है उसकी, जगह जगह उसके वो लगे। तो ऐसे में हम इस समय अभी इस पर बात नहीं करेंगे कि मोदी जी क्या दे गए या धामी जी क्या ले पाए। अभी हम इस आपदा, इस स्थिति से निपटारे में, इसमें सरकार कैसे लगी है बचाव के कामों पर, और क्या और करना चाहिए, क्या कारण क्या है इस आपदा के, और उसके निवारण के लिए हमको क्या कदम उठाने चाहिए, उस पर हम सोच रहे हैं, उसी पर हम बात करेंगे इस समय। और मैं इस समय कुछ कमियों को उजागर करके, मैं नहीं चाहता कि लोगों को ये कहने का मौका मिले कि हम कोई राजनीति कर रहे हैं। हम यदि कोई कमी कहीं है भी तो उसको संबंधित अधिकारियों को बता करके उनको उनसे उस कमी की दूर करवाने का प्रयास करेंगे। सर एक प्रश्न और भी है। एक तरफ तो कांग्रेस कह रही है कि मलिन बस्तियों को हटाना नहीं चाहिए, एलिवेटेड रोड सरकार बनाने की बात कर रही है और इस प्रकार की आपदाएँ जो 100 साल बाद इस प्रकार की आपदाएँ आ रही हैं, ऐसे में मलिन बस्तियाँ कितनी सुरक्षित हैं? और क्या कांग्रेस जो है वो विकास के नाम पे एलिवेटेड रोड नहीं चाहती? कांग्रेस का क्या पक्ष है इस ओर? क्योंकि अभी हाल-फिलहाल आप लोगों ने प्रेस वार्ता भी की थी। देखिए, एलिवेटेड रोड चाहने न चाहने का प्रश्न नहीं है। यदि सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है तो इस विकल्प का हम करें। लेकिन मलिन बस्तियां जो 2016 तक, जिनको राज्य विधानसभा नियमित करने का कानून पारित कर चुकी है, तो अब उनको बिना कानून के प्रोसेस को पूरा किए, मतलब उनको यदि हटाना है तो आपको उस जमीन को अध्याप्त करना पड़ेगा और उसके लिए प्रोसेस है, और उनको मुआवजा देना पड़ेगा, उनको वैकल्पिक तौर पर बसाने का इंतजाम करना पड़ेगा। तो वो उस इंतजाम को आप करिए। तो आप यूं ही नहीं हटा सकते कि आतंकित करके, चिन्ह लगा करके डरा दें। उससे उनको कॉन्फिडेंस में लीजिए और उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या है और उनके साथ बातचीत करिए, तभी तो कर सकते हैं आप। अब इसमें 2016 के बाद मलिन बस्तियों का स्वरूप बिल्कुल बदल गया है, बहुत बड़ा आकार हो गया है। एक कौन लोग हैं, सत्ता ने इनको बसाने का काम किया है, इनके एमएलए ने बसाने का काम किया है, और 2-3 एमएलए तो इनके ये बसाने के मामले में कुख्यात थे। और फिर ये केवल मलिन बस्तियां नहीं है, यहाँ तो और बस्तियां भी बना ली है। मलिन बस्ती वाला गरीब आदमी 5 मंजिल और 7 मंजिल इमारत नहीं बना सकता है। ऐसी इमारतें जो इन नाले खालों में बन गई हैं,
सारे नाले खाले आदि जितने थे, जितने निकासी मार्ग थे, वो सब आपने उनमें स्ट्रक्चर खड़े कर दिए। तो ये किसने करवाए हैं? कौन लोग हैं ये? कौन लोग हैं ये? हैं? तो ये महत्वपूर्ण है। तो इसलिए कांग्रेस एक संतुलित नीति की बात कर रही है कि मलिन बस्तियों के लोगों को जिसको भी हटाते पहले उनका मालिकाना हक उनको दे दीजिए। 2016 तक जो आइडेंटिफाइड है उनका मालिकाना हक दे दीजिए, और फिर उसके बाद जो है अब उनको वहां से विधि संगत तरीके से, और उससे एलिवेटेड रोड से कोई वास्ता ही नहीं है। हम तो उनसे कह रहे थे कि भाई एलिवेटेड रोड का कोई विकल्प है तो रिस्पना और बिंदाल ये लंग वो है धमनियां हैं देहरादून की, तो इनको चोक मत कर होने दो। तो यदि आप कहते हैं कोई दूसरा विकल्प नहीं है तो आप करिए, मगर जिनको हटाना है उनको ड्यू प्रोसेस अब लॉक से हटाइए। जितने भी फ्लाईओवर्स हमने देखे हैं वो आपके कार्यकाल के दौरान उनका फीता काटा गया। उसके बाद से लगातार बीजेपी की सरकार रही है और गति नहीं मिल पाई है। ट्रैफिक को किस तरह से कम किया जाए, इस लोड को कम किया जाए। क्या मानते हैं कि कहाँ कमी रह रही है इस पूरे सिस्टम में? नहीं, इन्होंने अंडरपासेज जो, बल्कि हमने जो ये भंडारी बाग वाला ये वाला जो बना करके गए थे इसको भी इन्होंने पूरा नहीं किया। अभी तक लटका पड़ा है सारा मामला जो है। और देहरादून की तथाकथित रिंग रोड की बातें बहुत हुई, लेकिन कहाँ है चीजें, कोई किसी को कुछ मालूम नहीं है। सत्यता ये है कि हमने देहरादून आने वाले ट्रैफिक को देहरादून से बाहर ही कैसे निकाल दिया जाए उस पर बहुत काम किया। हमने शिमला बाईपास वाले को भी डेवलप किया ताकि पौंठा साहब और उधर जाने वाला ट्रैफिक उधर निकल जाए, और उसके लिए हमने वो जो एनएच प्रस्तावित की वो भी उस निर्माणाधीन है। हमने यहाँ जो टिहरी को जाने वाला है उसके लिए हमने 2 वैकल्पिक मार्ग रखे। एक मसूरी के लिए सहस्त्रधारा से एक रोड निकाल करके उसको हमने ऊपर मसूरी पर मिलवाने के लिए उसका निर्माण किया, और दूसरा हमने रानी पोखरी के पास से एक मार्ग निकाल करके नरेंद्र नगर से मिलाया ताकि जो बाहर से आ रहा है अब यातायात वो बाहर ही निकल जाए। अब ये सारे यातायात को तो आप घंटा घर तक ले आ रहे हैं, उसको बाहर निकाल नहीं रहे। तो जिस यातायात का देहरादून में कोई काम नहीं है वो व्यक्ति को भी आप देहरादून की सैर करवा रहे हैं, तो इससे कंजेशन बढ़ा है। तो इन लोग कंजेशन हटाने के लिए कोई नीति नहीं। अब हमारा ये एक्सप्रेस वे बन रहा है देहरादून से, इससे आने वालों की आवक तो बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ से निकलने वालों के लिए आपने कोई विकल्प खड़ा नहीं किया है। तो ये जो प्लानिंग नहीं है, सड़कों को अब कुछ चौड़ा कर रहे हैं। सड़क भाई जिस हिसाब से गाड़ियां आ रही हैं, जिस हिसाब से वो हो रही है, प्लानिंग होनी चाहिए उस हिसाब से आप इसको चौड़ा करने की बात करते। कोई नया मार्ग नहीं बनाया, फ्लाईओवर कोई नहीं बनाया। फ्लाईओवर आज की शहरी व्यवस्था का एक प्रमुख हिस्सा है। हमको तो थोड़ा सा समय मिला, उसमें हमने करके दे गए। अब इनके पास तो बहुत समय है मिला इनको, 5 अब तो इनको 10 साल होने जा रहे हैं, इसमें ये कुछ कर ही नहीं पाए यहाँ की शहरी व्यवस्था को सुधारने के लिए। हमने एक उदाहरण के लिए इनको रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का काम शुरू करवा दिया, ब्रह्मपुरी से लेकर के यहाँ हरिद्वार बाईपास तक। हम इतना ही कर पाए, तब तक हमारी सरकार बदल गई। तो वो रिवर फ्रंट में हमने काफ़ी ज़मीनें निकाली, न किसी को हटाया न किसी को नाराज़ किया, लेकिन हमने काफ़ी ज़मीनें निकाली। तो ये रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का काम छोड़ दिया गया, जबकि रिस्पना और बिंदाल दोनों में, बल्कि यहाँ तक कि सौंग में भी, तमसा में भी, इनमें भी जो है ये रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का काम होना चाहिए। वो
हम हमारे शहरी डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। तो इनके पास मुझे लगता है कि शहरी डेवलपमेंट का कोई विजन से काम। सर, आप उत्तराखंड के वरिष्ठ राजनेता हैं। एक तरफ तो सत्ता पक्ष कहता है कि विपक्ष हमें सलाह दे, सलाह की भूमिका में रहे, और ऊपर से जब आप जैसे वरिष्ठ नेता सलाह देते हैं तो उस पर भी ऐसा लगता है कि बीजेपी राजनीति में मतभेद नहीं, उसको मनभेद है आपसे या फिर कांग्रेस से। आपने आपदा को लेकर तमाम चीज़ें कहीं, अब उनका सोशल मीडिया पे बयान आया कि आपकी सरकार, हरीश रावत जी अपने समय में तो खनन को अपना निजी व्यापार बनाते रहे और आपदा की बातें अब उनके मुँह से अच्छी नहीं लगती। ये बयानबाजी किस रूप में आप इनको देखते हैं? मैं भाजपा वालों से एक बात पूछना चाहता हूँ, वो बताएं तो सही कौन सा खनन। और मेरा कोई रिश्तेदार, नातेदार, कोई अड़ोसी पड़ोसी, भाई बंद, कोई भी आप दिखाइए जो खनन का काम करता हो, जो शराब का काम करता हो, जो जमीन का काम करता हो। तो भाजपा के लोग बताए ना। एक भाजपा एक गंदगी उछाल देती है, एक आरोप लगा देती है, और फिर आप सब जवाब देते रहिए। ये भाजपा की आदत है, और ये झूठ बोल करके इस तरीके के। और मैं तो मैं आलोचना नहीं करता, मैं आलोचना तथ्यात्मक तरीके से करता हूँ, जो व्यवहारिक है। यदि उत्तराखंड के लिए कुछ कहना आवश्यक है तो मैं कहूँगा, और मुझे कहना चाहिए। अब भाजपा मुझे डराना चाहती है, लेकिन मैं अब चिंता न करें, उनसे डरूंगा नहीं। वो कुछ भी आरोप लगाए, हमारा हमारा दामन साफ है, बिल्कुल क्लियर तरीके से उसका मुकाबला करें। विधानसभा चुनाव में पिछले हमने देखा है कि एक बयान को लेकर खास तौर पर टारगेट किया, वो बयान ने कांग्रेस को इतना नुकसान पहुंचाया कि कांग्रेस सत्ता में आते-आते बिल्कुल चूक गई और उसका पूरा एलिगेशन आप पे लगा दिया गया। उस बयान, आप मैं समझ गए होंगे आप कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, और 27 में इस प्रकार की कहीं बीजेपी खेल ना खेले, उसके लिए आप सतर्क हैं? बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए, इसीलिए मैंने न्याय यात्रा निकाली। और कांग्रेस को ये काम 2018 में कर देना चाहिए था। यदि हमने ये काम किया होता कि भाजपा के झूठ का पर्दाफाश किया होता। उन्हें 2017 में भी उनके शीर्ष नेता ने तक, जब उनको लगा कि उत्तर प्रदेश से किए हुए धार्मिक ध्रुवीकरण के बावजूद जो है उत्तराखंड में कांग्रेस जीत रही है, क्योंकि 34% वोट हमको मिला है, तो उनको लगा है कि कांग्रेस जीत सकती है। तो उन्होंने एक झूठ बोला उस समय भी, कहा कि हरीश रावत की सरकार ने जुम्मे की नमाज के लिए छुट्टी कर दी है। अब जुम्मे का मतलब उर्दू में उन्होंने कहा मुसलमान जुम्मे की नमाज पढ़ सकें। ये उनके लोगों ने नीचे सब फैलाना शुरू किया। किसी ने ये नहीं पूछा, अड़ोस पड़ोस में नहीं देखा कि मेरा जुम्मे को था शुक्रवार को मेरा प्राइमरी बंद हो रहा है, मेरा हाई स्कूल बंद हो रहा है, मेरे बेटा जो पढ़ रहा है उसको छुट्टी हो रही है, मेरी बहू जो स्कूल के ऑफिस में जा रही है ना, जो दूसरे सरकारी कार्यालय में जा रही है राज्य सरकार के, वहीं तो छुट्टी होगी ना। तो कहीं जा रही है, कहीं तो छुट्टी हुई होगी शुक्रवार को। ऐसा किसी ने नहीं देखा, मगर उनके भ्रामक प्रचार में आ गए। तो उनका जो हिंदू मुसलमान वाला है, उसी को उन्होंने 2022 में इस्तेमाल किया, फिर एक झूठ बोला। तो मैंने अब के उनको लगातार चुनौती दे करके इस बात को कहा है। मैंने कहा लाओ प्रमाण, हाँ हम राजनीति छोड़ देंगे, और प्रमाण दिखाओ। इनाम भी घोषित किया है, मैंने तो 10 लाख भी कह दिया था। फिर मैंने ये भी कह दिया मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा सारी, जो है तुम लाओ तो सही प्रमाण हमारे बयान का दिखाओ कहीं। हमने कोई ऐसा बयान दिया है, किसी में छपा है, कोई मीडिया में होगा, कोई किसी में होगा, तो कोई माध्यम में भी है, दिखाओ जहाँ मैं ये कहते हुए दिखाई दे रहा हूँ। लेकिन भाजपा के पास वो है नहीं, वो तो कीचड़ उछाल देते हैं, डाल देते हैं, फिर आप साफ करते रहिए। तो इस बार मैंने शुरुआत की है, और मैं कांग्रेस के और लोगों से भी कह रहा हूं कि इनके पुराने झूठों का पर्दाफाश करो, इनको चैलेंज करो। और इसीलिए मैंने झूठ, लूट, फूट
इनके जो 3 मुख्य हथियार हैं, उस झूठ को एक्सपोज करो, उसका पर्दाफाश करो, इनकी लूट का पर्दाफाश करो, और उसके बाद जो इनकी फूट की नीति है उसका पर्दाफाश करो। हमारा सवाल पलायन कैसे रुके, हमारा सवाल है बेरोजगारी कैसे दूर, हमारा सवाल है महंगाई कैसे दूर हो, हमारा सवाल है गरीब अमीर के बीच की खाई कैसे बढ़े, कैसे कम हो, हमारा सवाल है गुलदार से लोगों को कैसे बचाएं, भालू से लोगों के जीवन को कैसे बचाएं, हमारा सवाल है विकास को कैसे वस्तुपरक बनाएं, अपनी खेती को कैसे आबाद करें। और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, महिला अत्याचार से है, दूसरों से है, लेकिन ये सवाल गौण कर दिए भाजपा ने, केवल एक सवाल पैदा कर दिया कि हिंदू मुस्लिम। अरे भैया, ये देश के आज़ादी के वक्त में और जो जिनके बाप दादे पुरखे यहाँ रहे हैं, और जिनके पुरखे हिंदू थे, बाद में उन्होंने किन्हीं कारणों से धर्म परिवर्तन किया है, आप ही का हिस्सा रहे हैं, उनको उनकी जमीन से कैसे हटा दोगे? और फिर 10 साल से सत्ता में हो ना, क्या किया है तुमने ये दिशा में बताओ ना? केवल एक घृणा नफरत फैला के। जब मुझको इस शहर में रहना है, जब मुझको इस गांव में रहना है, तो फिर मैं अपने पड़ोसी से नफरत करके कैसे रह सकता हूँ? मुझे तो पड़ोसी से प्रेम भाव से, सहयोग से रहना पड़ेगा, क्योंकि उसी गांव की जिंदगी में रहना है। तो ये जो लोगों को नफरत पैदा कर रहे हैं, उसको भुगतेगा व्यक्ति, और उसका फायदा उठाएगी, नफा होगा उसका भाजपा को। जो महत्वपूर्ण सवाल है। कहीं भी हम बुद्धिजीवी वर्ग के बीच में बैठते हैं या पत्रकार आपस में बैठते हैं या फिर अन्य लोग बैठते हैं, ये एक चर्चा आती है कि सीएम बदल रहा है, सीएम बदल रहा है। ये बातें कहाँ से उठती हैं? ऐसा कोई दिन नहीं होता कि ऐसे बयान जो है तैरते दिखाई ना दें। ये सब भाजपा से पैदा हो रही है। भाजपा अस्थिरता की जननी है। आप ये लगा लो, यहाँ इनको अंतरिम सरकार बनी, 2 चीफ मिनिस्टर दिए, 1 साल, 1.25 साल के अंदर, 1.5 साल जो भी रहा, फिर 5 साल इनको सत्ता दी, इनको 3 बार मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, फिर इनको सत्ता दी, फिर इनको मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। अब कई लोगों को ये लग रहा है यार ये कैसे चल रहा है? तो इसलिए ये भाजपा के अंदर से ही उनके प्रयासों की हवा है। इसीलिए कभी मुख्यमंत्री बदलता है, तो कभी वो एक गुच्छा जैसा टाक रखा है मंत्री का, उस गुच्छे पर उछल उछल करके मंत्री पद के लिए कई लोग उछलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए यही तो देखना, हम यही नाटक हो रहा है। इस समय राज्य में इतनी बड़ी आपदा आई है, आपदा को फ्रंट से लीड करने के लिए कोई मंत्री नहीं है, कोई सेक्रेटरी नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, और उनको उनके भाग्य भरोसे छोड़ दिया गया, और सब सत्ता जो है कुर्सी 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 का खेल कर रही है भाजपा। अच्छा, मुख्यमंत्री ने इतने विभाग अपने पास रखे हैं, आपका क्या मानना है? कई लोग अब ये कह रहे हैं कि आपदा को लेकर एक अलग से मंत्री पद होना चाहिए, एक अलग से मंत्री हो जो सिर्फ आपदा के ही मसलों को सुलझाए। हम तो पहले ही करके गए हैं। ये तो नारायण दत्त जी की जो पहली सरकार बनी थी, उसी में आपदा प्रबंधन हमने अलग विभाग बनाया। अब वो तो लोगों के उस पर ऊपर है। हमारे इस समय में यशपाल आर्य जी भी मंत्री थे। अब ये तो मुख्यमंत्री के विश्वास पे है, क्योंकि आपदा प्रबंधन में काफी पैसा आ रहा है इस समय, तो किसको देना है इतना इतना बड़ा काम, ये तो मुख्यमंत्री के विश्वास पर निर्भर करता है ना। किसको सचिव को किसको लाना है, इसमें मंत्री किसको लाना है, तो ये उनका नाम है। क्या विजन है? कोई तो विजन होगा, कोई तो सोच होगा, कोई तो कार्यप्रणाली होगी, उस पर कैसे काम हो रहा है, ये उनका काम है तय करना। आपदा में आपदा के पैसे को लेकर बहुत सारे बंदरबाड़ भी होती है, तो आपसे छिपा नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि सारा पैसा जो है विकास पे खर्च हो, जो पीड़ित हैं उन पे खर्च हो, उसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? श्वेत पत्र जारी करना चाहिए? आज यशपाल आर्या जी ने कहा है आपदा के का विवरण, आपदा को लेकर के एक श्वेत पत्र जारी करिए। सत्यता यह है कि पिछली आपदाओं में कितना पैसा आया, कैसे खर्च हुआ, उस पर श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। मैं थोड़ा संशोधित करना चाहूंगा उनकी बात का समर्थन करते हुए यशपाल आर्य जी की, लेकिन
उसमें ये भी सम्मिलित हो जाना चाहिए कि पिछली आपदाओं में कितना पैसा आया, कहाँ खर्च हुआ, उसका श्वेत पत्र जारी हो। जब आपदा का पैसा आप आपदा निवारण में खर्च नहीं करेंगे, ज्यादा कहना, कम कहना ज्यादा समझना। अंतिम सवाल सर मेरा ये रहेगा कि वोट छोड़ गद्दी छोड़, इसको लेकर आप लोग लगातार जो है मुखर हैं, पूरे देश में ये आप लोगों का एक राष्ट्रीय नारा बन गया है। 27 में आपकी भूमिका क्या रहने वाली सर, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। ये लोगों को सजग करने के लिए आपका वोट का अधिकार लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ा अधिकार है, और ये इसको आपको मजबूती से पकड़े रखना है, इसकी रक्षा करनी है। ये क्या कर रहे हैं चुनाव में, आप देखिए, दो कार्यप्रणाली है भाजपा की। एक तो है कुछ वोट कटवा देते हैं हर क्षेत्र के अंदर, और कुछ नए बोर्ड जुड़वा देते हैं, और जो नए बोर्ड जुड़वा देते हैं उनमें सिंगल होते हैं, वो सिंगल वो, और ऐसे हर जगह 700-800 1000 10,000 वोट रहते हैं इनके जो है, और उसी से परिवर्तन, उसी का खेल करते हैं। तो उन्होंने करोड़ों वोट ऐसे पोर्टेबल बना दिए हैं, इसलिए ये वोट चोर वाली बात उठी है, क्योंकि ये चोरी है, बल्कि ये सीनाजोरी भी हो रही है अब जो है। तो लोगों का करवा रहे हैं, अगर हर जगह हो रही है तो ग्राम पंचायत तक के चुनाव में वोट की चोरी हो रही है। तो हमने बात की उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से, जिनसे हमने मौजूदा समय में आ रही प्रदेश में आपदाओं को लेकर, मौजूदा राजनीतिक गतिविधियों को लेकर, सरकार की कार्यप्रणाली पद्धति को लेकर बातचीत की। अपने कैमरा पर्सन अर्जुन बिष्ट के साथ में रोहित विक्रम सिंह, HN24/7 देहरादून।